प्रश्न 1, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? उत्तर, मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतह पर जमा रहता है। इसलिए इसे वायु में जलाने से पहले रेगमाल सरेस पेपर से रगड़कर साफ किया जाता है, ताकि आसानी से ऑक्सीजन से संयोग कर सके। प्रश्न 2, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? उत्तर, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। प्रश्न 3, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया को समझाइए। उत्तर, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें अभिक्रिया मिश्रण का ताप बहुत बढ़ जाता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। प्रश्न 4, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? उत्तर, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? जब किसी क्रिया के उपरांत ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। श्वसन क्रिया के बाद हमें ऊर्जा ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्रश्न 5, अवक्षेपण अभिक्रिया को समझाइए। उत्तर, वह अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। प्रश्न 6, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? उत्तर, पेंट करने से लोहे के पदार्थ का ऊपरी छुप जाता है, वह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता। इसलिए पेंट करने से हम लोहे के उस पदार्थ को जंग लगने से बचा सकते हैं। प्रश्न 7, संक्षारण एवं विकृत गंधिता को समझाइए। उत्तर, धातुएं वायुमंडल की नमी को 2, SO2, NO2, H2S आदि गैसों से क्रिया कर अवांछनीय यौगिकों की परत बना लेती है, जिससे धातुओं की सतह खराब हो जाती है। यह क्रिया संक्षारण कहलाती है। उदाहरण 1, लोहे पर जंग लगना। 2, तांबे के बर्तन नीलहरे होना। 3, सोने चांदी के गहने काले हो जाना। विकृत गंधिता वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में उपचयन की क्रिया के कारण अरुचिकर गंध और स्वाद का उत्पन्न होना विकृत गंधिता कहलाता है। उदाहरण, गर्मी के दिनों में सब्जी का जल्दी खट्टा होकर गंध देना। प्रश्न 8, संयोजन अभिक्रिया को समझाइए। उत्तर, जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। प्रश्न 9, अपघटन या वियोजन किसे कहते हैं? उत्तर, किसी रासायनिक यौगिक का टूटकर पहले से अधिक सरल यौगिकों या तत्वों में बदलना रासायनिक अपघटन या रासायनिक वियोजन कहलाता है। प्रश्न 10, विस्थापन एवं द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझाइए। उत्तर, वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी तत्व का प्रतिस्थापन दूसरे तत्व द्वारा होता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। वैसी अभिक्रियाएं जिनमें 2 यौगिक अपने तत्वों का आदान प्रदान कर नए यौगिक का निर्माण करते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। प्रश्न 11, आलू के चिप्स की थैली को नाइट्रोजन गैस से क्यों भरते हैं? उत्तर, चिप्स आलू से बनते हैं। दरअसल छीलने के बाद जब इनके चिप्स बना दिए जाते हैं तो खुले वातावरण में ऑक्सीकरण के कारण चिप्स में बैक्टीरिया पैदा होने लगते हैं। बैक्टीरिया वाला चिप्स स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक भी हो सकता है, इसलिए चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए इसके पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। प्रश्न 12, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? उत्तर, प्लास्टर ऑफ पेरिस आसानी से जल को अवशोषित कर लेता है और कठोर जिप्सम का निर्माण करता है, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है, नहीं तो कुछ समय बाद इसकी पूरी मात्रा जिप्सम में बदल जाएगी। प्रश्न 13, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, समझाइए। उत्तर, उदासीनीकरण अभिक्रिया एक अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया है, जहां दोनों एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन करते हैं। इस अभिक्रिया में हमेशा ऊष्मा उत्पन्न होती है या विकसित होती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है जिसे लवण कहते हैं। प्रश्न 14, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के उपयोग लिखिए। उत्तर, धोने का सोडा के उपयोग इसका उपयोग कांच, साबुन व कागज उद्योग में होता है।
2. यह धावन चूर्ण के घटक के रूप में प्रयोग होता है। बेकिंग सोडा के उपयोग। बेकिंग पाउडर के घटक के रूप में इसे बेकरी में प्रयोग में लाया जाता है। 2. यह प्रति अम्लों के घटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 15. विरंजक चूर्ण एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए। उत्तर प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र 2CaSO4। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। विरंजक चूर्ण रासायनिक सूत्र केऑकल 2 होता है। प्रश्न 16. खनिज अयस्क एवं गैन को परिभाषित कीजिए। उत्तर खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धातु या उसके यौगिकों को खनिज कहा जाता है। 2. अयस्क एक प्रकार का खनिज है जिससे धातु लाभप्रद और सुविधाजनक तरीके से निकाली जा सकती है। 3. गैन किसी अयस्क में मौजूद रेत, मिट्टी, चट्टानी पदार्थ आदि अशुद्धियों को गैन कहा जाता है। प्रश्न 17. कौन सी धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। उत्तर सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। प्रश्न 18. लोहे को जंग से बचाने के उपायों को लिखिए। उत्तर लोहे को जंग से बचाने के 3 उपाय निम्नलिखित हैं। 1. लोहे को तेल अथवा पेंट द्वारा जंग से बचाया जा सकता क्योंकि इनके कारण लोहे की सतह वायु तथा नमी के संपर्क में नहीं आती। 2. लोहे पर ग्रीस की एक परत चढ़ाकर जंग से बचाया जा सकता है। 3. लोहे पर जस्त की पतली परत चढ़ाकर जंग से बचाया जा सकता है। प्रश्न 19. ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती है। उत्तर ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाती हैं, अम्लीय ऑक्साइड और उदासीन ऑक्साइड। प्रश्न 20. धातुओं एवं अधातुओं में अंतर लिखिए। उत्तर 1. अधिकांश धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं जबकि अधातुएं द्रव्य की तीनों अवस्थाओं अर्थात ठोस, द्रव तथा गैस के रूप में पाई जाती हैं। 2. सामान्यतः धातुएं अपारदर्शी होती हैं। अधातुएं पारदर्शी, अपारदर्शी या पारभासक होती हैं। 3. सभी धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होती हैं। ग्रेफाइट को छोड़कर लगभग सभी अधातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं। प्रश्न 21. ध्वनिक सोनोरस किन्हें कहते हैं। उत्तर धातुएं जो कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं उन्हें सोनोरस कहते हैं। प्रश्न 22. आघातवर्धनीयता एवं तन्यता को समझाएं। उत्तर आघातवर्ध्यता धातुओं को हथौड़े से पीटकर चादरें बनाई जा सकती है। धातुओं के इस गुण को आघातवर्ध्यता कहते हैं। सोना, चांदी। तन्यता धातुओं को खींचकर तार बनाए जा सकते हैं। धातुओं के इस गुण को तन्यता कहते हैं जैसे सोना, चांदी। प्रश्न 23. धातुओं के भौतिक गुण लिखिए। उत्तर धातुओं के सामान्य भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। 1. धात्विक चमक शुद्ध अवस्था में धातुओं में एक चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं जैसे सोना, चांदी। 2. कठोरता पारे और सोडियम को छोड़कर साधारणतः धातुएं कठोर होती हैं। कठोरता विभिन्न धातुओं में भिन्न भिन्न होती है जैसे लोहा, तांबा। 3. आघातवर्धनीय धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं। धातुओं को पीटकर चादरें बनाई जा सकती हैं। 4. तन्यता धातुएं तन्य होती हैं, धातुओं के तार खींचे जा सकते हैं। 5. चालकता धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। प्रश्न 24. समजातीय श्रेणी क्या है समझाइए। उत्तर समजातीय श्रेणी यौगिकों की ऐसी श्रेणी को कहते हैं जिनको एक सामान्य सूत्र द्वारा निरूपित किया जा सके। ऐसे सामान्य सूत्रों में प्रायः केवल एक ही प्राचल पैरामीटर होता है। उदाहरण के लिए अल्केन एक समजातीय श्रेणी है जिसमें मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि यौगिक आते हैं। प्रश्न 25. साबुन एवं अपमार्जक में अंतर लिखिए। उत्तर 1. उच्चतर मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं जबकि उच्चतर एल्केन सल्फोनिक अम्लों इस सोडियम लवणों का अपमार्जक कहते हैं। 2. साबुन दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार के लवण है जबकि अपमार्जक प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के लवण है। 3. साबुन का जलीय विलयन प्रायः क्षारीय होता है जबकि अपमार्जक का जलीय विलयन उदासीन होता है। प्रश्न 26. संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिक के उदाहरण लिखिए।
उत्तर संतृप्त व असंतृप्त कार्बन यौगिक निम्नलिखित प्रकार से हैं। संतृप्त कार्बन यौगिक जिस यौगिक के सारे कार्बन परमाणु केवल एकल आबंध से जुड़े हो, संतृप्त कार्बन यौगिक है, जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन व ब्यूटेन आदि। असंतृप्त कार्बन यौगिक जिस यौगिक के दो कार्बन परमाणु एक द्विआध या त्रिआध से जुड़े हों, उन्हें असंतृप्त कार्बन यौगिक कहते हैं, जैसे एथीन, एथाइन आदि। प्रश्न 27 मीथेन एवं एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। एथीन कार्बन की परमाणु संख्या 6, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 4, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1। प्रश्न 28 भोजन के पाचन में लार की भूमिका को समझाइए। उत्तर मानव के मुख में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां होती हैं। इनमें उत्पन्न होने वाला रस लार कहलाता है। इस रस में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन कहलाता है। यह एंजाइम भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट हम माल्टोज शर्करा में परिवर्तित करता है, जो सरलता से आहार नाल के अन्य भागों में पाचित होता है। प्रश्न 29 हीमोग्लोबिन के कमी से क्या परिणाम हो सकते हैं। उत्तर हीमोग्लोबिन लाल रंग का रंजक है, जो रुधिर में उपस्थित होता है। इसकी कमी से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन प्रभावित हो सकता है। हीमोग्लोबिन फेफड़े से ऑक्सीजन प्राप्त कर उसे सारे शरीर में पहुंचाता है। यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी तो शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन की आवश्यक मात्रा नहीं पहुंच सकेगी। इसके परिणामस्वरूप भोजन का ऑक्सीकरण पूर्ण रूप से नहीं हो सकेगा तथा ऊर्जा का उत्पादन कम होगा। इससे शारीरिक कमजोरी बढ़ेगी। हीमोग्लोबिन की कमी की स्थिति को रक्तअल्पता के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 30 स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। उत्तर स्वपोषी पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जहां एक जीव सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पानी, खनिज लवण और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे सरल अकार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन तैयार करता है।